हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारी जो है प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कंटिन्यू चल सके। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है ये बहुत ही यूनिक क्लास होगी, तो आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। देखिए, अगर हम लोग इस क्लास की बात करते हैं तो ये क्लास जो होती है आपकी डेली 11 AM पे होती है। तो आप सभी लोग बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के टाइम से क्लास में आ जाया करिए, कोई भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आप सभी लोगों से कि आप लोग अपनी संख्या को क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें ताकि हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आए और आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। संख्या कम होती है तो मुझे भी उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़िए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, और सभी लोग एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी आपके साथ जुड़ सके टाइम से क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की है तो ये है हमारा लेह लद्दाख। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, पहला वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग लेह लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ पर ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपका एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसका नाम क्या है, मेला खीर भवानी। क्या नाम है इसका, मेला खीर भवानी मेला है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में मेला आपको यहाँ पर जो है लोग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है आपका रज पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ आपका उड़ीसा के अंदर जो है चिल्का लेक देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपका जो है मेदराम जात्रा भी यहाँ पर फेस्टिवल देखने को मिलता है, नुआखाई फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो ये सारे फेस्टिवल जो है आपको उड़ीसा राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। बात आती है हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है आपको एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आप लोग इनको याद करते हुए चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आपकी वर्षा होती है तो आप लोगों ने सुना भी होगा कभी कभी न्यूज़ वगैरह में कि यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में वर्षा हुई है। तो मान लीजिए वहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, तो वो लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी को मापने के लिए, वही आपसे पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, हाइग्रोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा या फिर रेन गेज होगा। आप सभी लोग आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सही आंसर की तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा रेन गेज। यानी रेन गेज के माध्यम से हम सभी लोग पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में कितने मिलीलीटर वर्षा जो है मापी गई है। तो आंसर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आती है बैरोमीटर किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, तो जब वायु दाब का मापन होता है तब आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है, बोरा किसकी एक किस्म है। यानी कि जो आपका बोरा है ये किस अनाज की एक किस्म मानी गई है। विकल्प दिए गए हैं, गेहूं होगा, धान होगा, सरसों होगा या फिर जौ होगा। आंसर करिए सभी लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बोरा की तो ये बोरा है क्या चीज़, तो बोरा है आपका एक प्रकार का धान। क्या है, एक प्रकार का धान। तो आंसर तो हमारा बी हो गया। अब बात करते हैं ये जो बोरा है ये है क्या, तो बोरा जो है आपका ये एक चिपचिपे चावल की किस्म है। क्या है,
चिपचिपे चावल की किस्म है, जो कि एक धान के अंतर्गत आपकी ये है निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है? जो आपके चावल होते हैं किससे निकलते हैं? जब आपका धान कूटा जाता है तब आपका चावल प्राप्त होता है। तो वही जो है बोरा चिपचिपे चावल की किस्म होती है। ये पाई किस राज्य में जाती है? तो ये आपको देखने को मिलती है असम राज्य के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी? असम राज्य के अंदर। बात आती है अगर धान की, तो धान कैसी फसल है? तो धान आपकी खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। तो इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। बोरा के साथ साथ आपका एक प्रकार का और चावल की किस्म है जो कि आपको असम के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है चेवा चावल। क्या नाम है इसका? चेवा चावल जो है आपका, ये भी असम राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये चावल की उत्पत्ति आपकी असम राज्य के अंदर ही हुई है। अब बात आती है असम के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखने योग्य होती हैं। तो असम के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया। साथ में ही आपका यहाँ पर एक बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये जो बिहू फेस्टिवल है आपका, ये यहाँ पर 3 प्रकार से मनाया जाता है। एक तो कटी बिहू हो गया, एक भोगली बिहू हो गया, और एक आपका रंगोली बिहू हो गया। तो ये 3 प्रकार के बिहू जो हैं आपके, ये असम के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ में ही अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या जो यहाँ की महिलाएं होती हैं वो आपको क्या ज़्यादातर पहने हुए दिखाई देती हैं? तो यहाँ की महिलाएं जो पहनती हैं वो पहनती हैं मेखला चादर। क्या पहनती हैं? मेखला चादर पहनती हैं। जब आपका बिहू फेस्टिवल होता है उस टाइम पे ये इनका फेमस कॉस्ट्यूम है, यानी कि वहाँ का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है जो कि मेखला चादर है। तो आई होप मैंने असम के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग याद रखिएगा असम के बारे में। और एक चीज़ असम के बारे में बद लिख लीजिएगा आप लोग कि असम के ही अंदर आपका यहाँ पर बांस से बने घर देखने को मिलते हैं। क्या होता है? बांस से बने जो घर होते हैं वो भी आपको असम राज्य में देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दी गई हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर ना तो जल है, ना वर्षा है, ना कोई तालाब है, वहां पर जो पानी है वो तेल के भाव बिकता है? अब आप लोग सही आंसर करके बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर वहां पर का जो तेल है वो आपका काफ़ी सस्ता है हमारे इंडिया के मुताबिक, और पानी जो है वो बहुत ही महंगा है। ऐसा कौन सा देश है? बताएंगे सभी लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा चौथा वाला। क्या बनेगा? चौथा वाला, यानी कि अबू धाबी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अबू धाबी के बारे में, तो अबू धाबी के अंदर क्या चीज़ याद रखनी होगी? यहाँ पर आपको जो है डेट पाम देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको? डेट पाम देखने को मिलता है, यानी कि जिसे हम लोग खजूर कहते हैं। क्या कहते हैं? खजूर कहते हैं। इसी के साथ अगर अबू धाबी के अंदर आपको जो है ये डेजर्ट एरिया यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर राज्यों के बारे में आपसे पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं असम, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर केरल। आंसर करिएगा सभी लोग, बताएंगे कि आपका जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा असम। क्या बनेगा? असम, यानी कि असम राज्य के अंदर हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी। अगर हम लोग असम के बारे में बात करेंगे तो हमने आगे वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं असम को लेकर के, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के अंदर हमें क्या याद रखना है? एक तो यहाँ पे आपका अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ आपका यहाँ पर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। साथ में ही कर्नाटक के अंदर आपका एक यक्षगान जो कि यहाँ का लोकगीत है, तो इसको भी याद रखना होगा। इसी के साथ यहाँ पर डुल्लू कुनिथा है, वो भी आपको याद रखना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसको याद रखते हुए चलिएगा। बात आती है केरल के बारे में, तो केरल के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलेगा? तो केरल के अंदर साइलेंट वैली एक तो देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? साइलेंट वैली देखने को मिलेगी। और यहीं केरल में क्या चीज़ देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो नृत्य वगैरह होते हैं वो भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे। और केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य भी है। हो सकता है आगे प्रश्न है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की रेशेदार फसल का उदाहरण नहीं है? क्या पूछ रहा है? एक प्रकार की रेशेदार फसल का उदाहरण नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा है।
विकल्प दिए गए हैं, जूट होगा, गेहूं होगा, सन होगा या फिर कपास होगा। आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा गेहूं। क्या बन जाएगा, गेहूं। गेहूं के साथ अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपका गन्ना वगैरह भी दिया होगा, कुछ भी मान लीजिए दिया होगा, तो ये जो होंगे ये आपके रेशेदार फसल के उदाहरण नहीं होंगे। इसी के साथ आपका जूट जो होता है, इनके अंदर भी रेशे वगैरह होते हैं। आप लोगों ने देखा जैसे नारियल वगैरह जो होता है वो एक तरह से जूट का ही उदाहरण है आपका। और जो सन हो गया, यानी कि इसे गांव की भाषा में से सनई भी बोला जाता है, तो ये भी जो है आपका एक रेशे का उदाहरण। ये आपकी सफेद सफेद कुछ इस तरह से होती है। आप लोगों ने अगर दिवाली वगैरह में जलाई होगी, जो क्या सेठा वगैरह कुछ बोलते हैं, तो वही सेठा जो है वो सनई का ही उदाहरण है। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये सफेद सफेद रेशे से पतले पतले निकलते हैं। कभी देखिएगा उसको निकाल करके, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसी के साथ कपास जो होती है ये भी आपका एक रेशे का ही उदाहरण है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कुलन-कुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। आप सभी लोगों ने हो सकता है पढ़ भी रखा होगा कुलन-कुलम के बारे में। तो ये जो शक्ति परियोजना है, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। विकल्प दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर करिएगा सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर किया करिए, ताकि और भी साथी जो हैं आप सभी लोगों के साथ जुड़े और इस क्लास का बेनिफिट लें। और अब आप लोगों को पता भी है कि आपकी जो परीक्षा है केवीएस की, वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, कुछ ही वक्त बचा हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी अपनी, ठीक है। तो कोशिश किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर किया करिए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुलन-कुलम की, तो कुलन-कुलम आपका कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका तमिलनाडु के अंदर। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। और यही तमिलनाडु में आपको 2 एटॉमिक एनर्जी देखने को मिलती है, जो कि आपका एक है कल्पक्कम। कौन सी है, कल्पक्कम है। तो ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये 2 एटॉमिक एनर्जी आपकी तमिलनाडु के अंदर है। बात आती है अगर माफ कीजिएगा कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर भी आपका एक एटॉमिक एनर्जी है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कैगा। क्या नाम है इसका, कैगा आणविक शक्ति परियोजना। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नरौरा आणविक शक्ति परियोजना। क्या नाम है इसका, नरौरा आणविक शक्ति परियोजना। इसी के साथ आपको महाराष्ट्र में भी एक देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सी देखने को मिलती है, तो महाराष्ट्र के अंदर आपको तारापुर देखने को मिलती है। कौन सी, तारापुर आणविक शक्ति परियोजना। तो ये सभी याद रखिएगा, ये क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दी है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है, बायोगैस में मुख्य रूप से शामिल है, यानी कि कौन सी गैस है जो आपका बायोगैस में शामिल होती है। अब बात आती है कि आपकी जो ये बायोगैस है ये होती क्या है। तो देखिए, बायोगैस जो होती है आपकी, ये जानवरों के गोबर वगैरह से तैयार की गई गैसेस होती हैं। यानी कि आपका जो गोबर वगैरह है वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसको एक आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके अंदर उसको उसके अंदर डाला जाता है, या फिर मान लीजिए उसी के अंदर पहले से ही सब लोग डालते रहते हैं। तो वो एक पाइप के थ्रू आपका जो है यहाँ पर ये गैस रिलीज होती रहती है, और यही गैस आपकी खाना वगैरह पकाने में भी ये गैस जो है आपकी इन्वॉल्व होती है। यानी कि इससे खाना वगैरह भी बनाया जा सकता है, साथ ही काफ़ी सारे काम इसके अंदर किए जा सकते हैं। तो ये होती है आपकी बायोगैस, जो कि जानवरों के द्वारा, यानी कि उनके जो गोबर वगैरह जो होते हैं वो उससे प्रिपेयर की जाती है। अब बात आती है कि ये शामिल कौन कौन सी होती है इनके अंदर। विकल्प दिए गए, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड होगी आपकी, या फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या फिर प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जल्दी से आंसर करिएगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा ये दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं मीथेन के बारे में, तो मीथेन गैस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, बताएंगे सभी लोग कि आपकी जो मीथेन गैस है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है।
तो देखिए बात आती है मीथेन की। तो मीथेन आपको जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, जैसे कि गाय वगैरह आप लोग देखते होंगे हमेशा मुंह चलाती रहती हैं। तो जब वो मुंह चलाती रहती हैं उस टाइम पे उनके मुंह से आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है। क्या होता है, मीथेन गैस जो होती है आपकी ये रिलीज होती रहती है। तो यहाँ से जो है आपकी मीथेन गैस निकलती है। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो धान वगैरह के जो खेत होते हैं वहाँ से जो दलदली ज़मीनें वगैरह होती हैं वहाँ पर भी आपकी मीथेन गैस वहाँ से भी रिलीज होती है। बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो गैस है आपकी ये कई जगह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका लगभग ओजोन के अंदर ये गैस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है। और मनुष्यों के द्वारा ये गैस आपकी जो है बाहर निकाली जाती है श्वास लेने यानी कि श्वास को बाहर करने के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, यह किससे संबंधित है। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की बात कर रहा है। विकल्प दिए गए हैं, मछलियों से संबंधित है, उभयचर से संबंधित है, सरीसृप से संबंधित है, या फिर ये उभयचर और सरीसृप दोनों से संबंधित है। अब आप लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपका हर्पेटोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा एम्फीबियंस, और इसी के साथ जो आपका रेप्टाइल्स होता है इसका अध्ययन जो है आपका हर्पेटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो शाखा होती है आपकी ये इन दोनों से रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है उभयचर के अंदर कौन कौन आते हैं। तो जैसे आपका मेढक हो गया, ये सभी जो है आपके रात्रिचर जितने भी जानवर होते हैं लगभग वो आपके एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं। के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गई यानी कि आपकी छिपकली हो गई, इसी के साथ आपका घड़ियाल वगैरह हो गया, कछुआ हो गया। तो ये सभी आपके रेप्टाइल्स के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कह रहा है। पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है। हमने रोगों के बारे में कई बार बताया, आपको 3-4 क्लासेस में हमने रोग के बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। तो आप लोगों को बताना है कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है। इटाई इटाई रोग होगा, मिनी माता रोग होगा, लौह मेहता होगा, या फिर इनमें से कोई भी रोग नहीं होगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पारे की बात की गई है। तो पारे से कौन सा रोग होता है, ये होता है हमारा मिनी माता। कौन सा रोग होगा, मिनी माता रोग होगा। बात आती है इटाई इटाई की। जब कैडमियम होगा तब यहाँ पर जो है आपकी इटाई इटाई रोग बढ़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बात आती है अगर लौह मेहता के बारे में, तो ये क्या चीज़ है। तो जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तब आपका लौह मेहता हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी चौथे विकल्प का तो कोई आंसर ही नहीं बनेगा। तो ये तीनों आंसर आपको याद रखते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन है जो संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विकल्प दिए गए हैं, विटामिन सी होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन ए होगा, या फिर आपका विटामिन डी होगा। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं संक्रमण रोधी विटामिन की, तो ये होगा आपका विटामिन ए। कौन सा बनेगा, विटामिन ए। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, तो अगर हम लोग इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे जो डिजीज होती है वो होती है आपकी रतौंधी। कौन सी होती है, रतौंधी होती है। तो इसको याद रखते हुए हम लोग चलेंगे। बाकी हम लोग और भी ऑप्शन को यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने को पड़ती हैं। तो पहले तो अगर हम लोग बात करते हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसको भी याद रखना होगा आप लोगों को। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ हमें याद रखनी होगी, तो ये क्या करता है विटामिन सी आपका, ये घाव को भरने का कार्य करता है। क्या करता है, घाव भरने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्या चीज़ याद रखनी होगी हमें, ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्या होता है, गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। और क्या चीज़ है विटामिन सी के बारे में, तो ये जो है आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपके जो खट्टे फल वगैरह होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ही अगर हम लोग मात्रा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा आंवला के अंदर। किसके अंदर, आंवला के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ बात आती है स्कर्वी जो आपका रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी जो रोग है आपका ये भी विटामिन सी की कमी से होता है। तो देखिए आपको कितनी सारी चीज़ें विटामिन सी के बारे में याद रखनी होंगी। एक तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम हो गया, रासायनिक, घाव भरने के काम आता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, खट्टे फल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो आंवला की बात करेंगे। इसी के साथ इससे रोग कौन सा होता है, तो इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। बात आती है विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई के बारे में क्या याद रखना होगा, तो विटामिन ई का अगर हम लोग रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है इसका, टोकोफेरॉल इसका नाम है। और इसी के साथ आपका जो ये विटामिन है इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। तो अगर आप लोग इसको सबसे ज़्यादा खाते हैं, यानी कि अगर आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ये उपस्थित रहेगा तो आप लोग जो है काफ़ी सालों तक चंगे दिखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है याद रखिएगा। इसी के साथ अगर बात आती है विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी का नाम क्या है, अब इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका, कैल्सीफेरॉल। तो इसको भी याद रखना होगा। इसी के साथ जो आपका विटामिन डी है इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से हो जाता है आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। और इस रिकेट्स में होता क्या है, तो इसके अंदर जो बच्चा होता है इसका पेट जो है आपका काफ़ी आगे की तरफ निकल आता है और हाथ पैर जो होते हैं ये लगभग पतले पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका विटामिन डी के बारे में। इसी के साथ अगर सोर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपका सूर्य का प्रकाश जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। सबसे निचला बिंदु आपसे पूछ रखा है। विकल्प दिए गए हैं, केप कैमोरिन होगा, कुट्टनाद होगा, किबिथु होगा या फिर इंदिरा कौल होगा। जल्दी से बताएंगे। और इस क्वेश्चन में बहुत ही साथी कच्चा खाने वाले हैं तो इसलिए ध्यान से एकदम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर को टिक करिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा बनेगा कुट्टनाद। क्या बनेगा, कुट्टनाद। भारत का जो सबसे निचला बिंदु है ये आपका कुट्टनाद है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या पूछा है, सातमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। विकल्प दिए गए हैं, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर गुजरात। आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सातमाला पहाड़ियों की तो ये पहाड़ियाँ जिस राज्य में आपको देखने को मिलेंगी वो है आपका महाराष्ट्र। आंसर क्या बनेगा आपका, महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। महाराष्ट्र के अंदर आपको एक वर्ली जिला है। क्या है, वर्ली जिला है। इसी के साथ आपका वर्ली एक पेंटिंग भी है। पेंटिंग के साथ यहाँ पर आपका वर्ली जो है एक जनजाति भी है। क्या है, एक जनजाति भी है। तो ये तीन चीज़ें तो यहाँ पर ये हो गई। इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर आपको एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गुड़ी पड़वा। क्या नाम है इसका, गुड़ी पड़वा। और इसी के साथ आपका जो यहाँ पर सातमाला की पहाड़ियाँ हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर वहाँ के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग यानी कि, तो इन्हें जो है वो सहजन के फूलों की सब्जी खाना बहुत पसंद है। क्या है, सहजन के फूलों की सब्जी खाना बहुत ही पसंद है। तो इतनी चीज़ें महाराष्ट्र के बारे में याद रखते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH44 है, NH1 है, NH47 है या फिर NH5 है। आंसर करिएगा सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये आपका यात्रा थीम पर आधारित है। किस पर आधारित है, यात्रा थीम पर आधारित है।
तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपका जो है ये एनसीईआरटी का बाहर प्रश्न है। यात्रा थीम की बात कर रहा है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया है सिर्फ वही चीज़ पूछे। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि सीटेट की परीक्षा में पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको उठा के दे रहा है, तो हो सकता है केवीएस की परीक्षा में भी ऐसे पूछ ले। तो हमें सब तरफ से तैयारी करके चलनी होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा NH44। क्या बनेगा, NH44 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए यानी कि मेघ विजन के लिए कौन सा प्रयुक्त रसायन है। यानी कि जो आपकी आर्टिफिशियल रेन होती है उसके अंदर कौन सा जो रसायन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। विकल्प दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपका सिल्वर आयोडाइड। आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड। यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड है इसमें जो आपकी कृत्रिम वर्षा होती है वो इसी के माध्यम से करवाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1997 में हुआ था, 1987 में हुआ था, 1988 में हुआ था या फिर आपका 1972 में हुआ था। तो आंसर करके बताएंगे सभी लोग, और जल्दी से एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन जो है आपको पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की, तो ये हुआ था हमारा 1972 में। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। इसी के साथ अगर हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे तो 1997 में क्या हुआ था, तो 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं 1987 में क्या हुआ था, तो 1987 के अंदर एक तो आपका यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और क्या याद रखना होगा आपका, एक तो हिम तेंदुआ परियोजना आई थी, और क्या हुआ था यहाँ पर आपका गैंडा परियोजना भी आई थी 1987 में, और क्या यहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, और जब जब ऑप्शन आता है तब तब हम आप लोगों को बताते हुए चलते हैं, ताकि आप लोगों को जो है दोबारा से रिकॉल हो सके चीज़ें। इसी के साथ 1988 के अंदर क्या हुआ था, तो 1988 के अंदर आपका टोरंटो सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, टोरंटो सम्मेलन जो था आपका ये 1988 में हुआ था। तो ये मैंने चारों विकल्प भी आपको क्लियर कर दिए हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का नाम नहीं है। यानी कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है जो आपकी भाषा से संबंधित है, किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो वही आपसे पूछ रखा है कि इसके अंदर किस भाषा का नाम नहीं है। सिंधी होगी, राजस्थानी होगी, उर्दू होगी या फिर संस्कृत होगी। आंसर करके बताइएगा, ध्यान से आंसर करिएगा बहुत ही। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये होगा राजस्थानी भाषा जो है ये आपके संविधान के 8वीं सूची के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आपका उर्दू, संस्कृत, सिंधी, इसी के साथ आपका कई सारी जो भाषाएं हैं वो इन्वॉल्व की गई हैं, जैसे कि आपका संथाली हो गई, मैथिली हो गई, बोडो हो गई, डोगरी हो गई। तो ये सभी भाषाएं जो हैं आपकी इंक्लूड की गई हैं। और बात आती है वर्तमान में आपकी कितनी भाषा हैं, तो वर्तमान में आपकी लगभग है 22 भाषा। कितनी भाषा है, 22 भाषा आपकी वर्तमान में है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं पहले कितनी थी, तो पहले थी आपकी 14 भाषाएं। तो इसको भी याद रखते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। यानी कि सबसे धीमी जो आपकी ध्वनि होगी वो किसके अंदर गमन करेगी, जल के अंदर करेगी, सीसा के अंदर करेगी, वायु के अंदर करेगी या फिर लकड़ी के अंदर करेगी। आंसर करके बताइएगा एक बार, किसका सही आंसर क्या बनेगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा सीसा। क्या बनेगा, सीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस नदी घाटी में प्राचीन सभ्यता पनपी थी। विकल्प क्या दिए गए हैं, सिंधु नदी घाटी में, गंगा नदी घाटी में, कावेरी नदी घाटी में या फिर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में।
आंसर करेंगे सभी लोग, बताएंगे कि आपकी जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो किस नदी घाटी के अंदर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहला वाला, यानी कि सिंधु नदी घाटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। विकल्प दिए गए हैं एडीज इजिप्टी, रिंग वॉर्म्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर सीसी फ्लाई। आंसर करिएगा सभी लोग एक बार। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फाइलेरिया रोग की, पहले तो ये जानते हैं इसका वाहक कौन है। तो इसका वाहक है आपका मच्छर। कौन है, मच्छर है इसका वाहक। और ये फाइलेरिया रोग आपका मच्छरों के काटने से होता है, और ये जिस मच्छर के काटने से होता है वो है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और आपका ये जो मच्छर है अगर ये किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, यानी कि जिसको फाइलेरिया रोग है, अगर ये मच्छर उस इंसान को काटता है और उसके बाद यही मच्छर यानी कि जो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो है अगर ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये क्या करता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर जो दूसरा वाला व्यक्ति होगा वो भी इस डिजीज से क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। तो वो भी जो है फाइलेरिया रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो इसका मच्छर जो है बहुत ही जल्दी उड़ता है काट के, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं अगर हम लोग एडीज इजिप्टी की, तो आप लोगों को पता भी होगा ये एडीज इजिप्टी जो है ये भी मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। और ये एक मादा मच्छर है जो कि कौन सा आपका जो डिजीज है कॉज करती है, तो ये आपका कॉज करती है डेंगू डिजीज। क्या करती है, डेंगू डिजीज। और इसी के साथ आपका जो चिकनगुनिया है ये भी इसी के द्वारा होता है। क्या होता है, चिकनगुनिया। तो इनको भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए ये। बात करते हैं अगर हम लोग सीसी फ्लाई की, तो ये जो आपकी सीसी मक्खी है इसके काटने से क्या होता है, तो आपकी जब सीसी मक्खी काटती है तो इससे निद्रा रोग होता है। क्या होता है, इससे निद्रा रोग होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यानी कि आपकी जो सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस होती, क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। बात आती है रिंग वॉर्म्स की, तो इसके अंदर आपका दांत वगैरह जो है वो आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, जल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि आपका जो जल दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर बनेगा 22 मार्च। क्या बनेगा, 22 मार्च। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, बाजरे का कौन सा भाग कूटा जाता है, यानी कि किसको कूट करके बाजरा प्राप्त किया जाता है। भ्रूण, पुष्प, बीज या फिर तना। आंसर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीज। क्या बनेगा, बीज बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को प्राप्त जल का प्राथमिक स्रोत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि पौधों को जल जो है वो किस माध्यम से प्राप्त होता है। विकल्प दिए गए हैं जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोफिल या फिर स्टोमेटा। आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जाइलम। जा से जाइलम और जा से जल, फा से फ्लोएम, तो फा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ से फूड हो जाएगा। यानी कि फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, जल पहुंचाने का काम आपका जो फ्लोएम करता है। अब बात आती है यहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल का क्या क्या कार्य होता है, तो ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल आपका क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसको याद रखना होगा। साथ ही ये क्या करता है, ये अपचयन और उपचयन दोनों की प्रक्रिया करता है। क्या करता है, अपचयन और इसी के साथ उपचयन दोनों प्रक्रिया जो है ये क्लोरोफिल के अंतर्गत होती हैं। अब बात आती है क्लोरोफिल से एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके अंदर प्रश्न क्या बनेगा
कि सबसे कम किस रंग में होता है, यानी कि जो आपका क्लोरोफिल की प्रक्रिया है ये सबसे कम जो है किस रंग में देखी जाती है। तो सबसे कम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होती है हरे रंग में। अगर वहाँ पर हरा रंग ना दिया होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग जा सकते हैं किसमें, नीले रंग में। मान लीजिए अगर ये भी कलर वहाँ पर नहीं दिया होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, तो उसके बाद हम लोग करेंगे बैंगनी कलर पे, यानी कि वॉयलेट लिखा भी हो सकता है। तो इनके ऑप्शन, यानी कि जिस तरह से ऑप्शन दिया होगा उस तरह से हमें अपना आंसर जो है टिक करना होगा। अब कम की तो बात हो गई। अब अगर ज़्यादा की बात करता है तो ज़्यादा कैसे हमें पता चलेगा, तो अगर ज़्यादा देखने को बोले तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगी वो आपको लाल रंग में देखने को मिलेगी। किस में मिलेगी, लाल रंग में देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में इतनी चीज़ें बताई हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखते हुए चलेगा। इसी के साथ अगर बात आती है स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा क्या होता है, तो इसके अंदर जो है आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चलती है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 देखिए क्या कह रहा है, किस आनुवांशिक रोग में व्यक्ति के रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। विकल्प दिए गए हैं रंजकहीनता, वर्णांधता, थैलीसीमिया या फिर हीमोफीलिया। आंसर करिएगा कि किस आनुवांशिक रोग में व्यक्ति के रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाता है। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, क्या बनेगा, हीमोफीलिया। अब बात आती है हीमोफीलिया को एक नाम से और जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है शाही रोग। क्या नाम है इसका, शाही रोग के नाम से आपका हीमोफीलिया जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन की महारानी को था। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं रंजकहीनता की, तो रंजकहीनता से क्या होता है, तो इसके अंदर जो है आपका मिलेनिन का निर्माण नहीं हो पाता है। क्या होता है, जो आपका मिलेनिन है जो कि आपके त्वचा के रंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो यही जो होता है ये इसका निर्माण जो है उसमें नहीं हो पाता है। तो इसको याद रखना है आप सभी लोगों को। इसी के बाद आती है अगर हम लोग वर्णांधा की बात करते हैं, यानी कि जो आपका वर्णांधता है, इससे क्या होता है, तो इसके अंदर जो आपका व्यक्ति होगा, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा, वो लाल और हरे रंग में क्या करता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग में वो भेद नहीं कर पाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। बात आती है अगर यहाँ पर थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया से क्या होता है, तो थैलोसीमिया से आपका हीमोग्लोबिन का जो है निर्माण नहीं हो पाता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये चारों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप सभी के लिए। मान लीजिए अगर आपका केवीएस के अंदर अगर बना करके पूछता है आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या कह रहा है, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है, रेबीज के लिए है, डिप्थीरिया के लिए है, लेप्रोसी के लिए है या फिर यक्ष्मा के लिए है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि आपका जो बीसीजी का टीकाकरण है ये किसके लिए है। अगर हम लोग देखिए बात करते हैं बीसीजी के बारे में, तो इसका जो टीका था वो किसने बनाया था, यानी कि जो आपका बीसीजी का टीका है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कॉलमेट ग्यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा, कॉलमेट ग्यूरिन के द्वारा बनाया गया था। अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है बैसिलस, क्या नाम है इसका, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या नाम है इसका, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये, हो सकता है मान लीजिए अगर पूछ लेगा तो आपको याद रहना चाहिए। इसी के साथ अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा यक्ष्मा सही हो जाएगा, या जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को चुनिए। यानी कि किसके अंदर आपका केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को यहाँ पर बताया गया है। विकल्प दिए गए हैं लद्दाख और उड़ीसा होगा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर होगा, दमन और दीव और पुदुचेरी होगा, पंजाब और केरल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा, और जिसने भी सही आंसर दिया कल उसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लास में लगा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को लाइक करके, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।